नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। राजस्थान बोर्ड परीक्षा 2022 10th क्लास के लिए दोस्तों जो मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं और इस वीडियो में दोस्तों मैं क्लास 10th के लिए हिंदी का जो मॉडल पेपर है वो आपको पूरा बताने वाला हूं। और लगातार दोस्तों आपको जितने भी आपके पेपर होंगे पूरे 6 पेपर, आप भलाई हिंदी मीडियम से हो चाहे इंग्लिश मीडियम से, दोनों मीडियम के लिए आपको पेपर है वो मैं प्रोवाइड कराऊंगा। तो दोस्तों आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा, आप नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ज़रूर रखें, ताकि आपके एग्ज़ाम के रिगार्डिंग जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुंच सके। साथ ही आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं, आपका कोई भी कमेंट है, आपकी कोई भी नीड है, आपको कोई भी क्यूरी है आपकी, तो वो भी हम आपको बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों क्लास 12th के लिए भी जो मॉडल पेपर है वो जारी हो चुके हैं। अगर आप में से कोई 12th क्लास के स्टूडेंट है या फिर आपके रिलेशन में आपके परिवार में कोई भी है तो आप उनको बता सकते हैं कि आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आपको वीडियो को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है दोस्तों वहाँ पे आपको लिंक दिया जाएगा, सोशल जो हमारे मीडिया है तो वहाँ पे दोस्तों टेलीग्राम का लिंक आपको दिया जाएगा, उसके बाद फेसबुक ग्रुप का और हमारी वेबसाइट का लिंक, जहाँ पे दोस्तों सभी क्लास के जो वीडियो है साथ ही साथ पीडीएफ फाइल है, नोट्स सभी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे, जो कि आप वहाँ से इजीली डाउनलोड करके देख सकते हैं और अपने पास उनको रख सकते हैं। तो चलिए फिलहाल बात करते हैं क्लास 10th के लिए हिंदी का जो मॉडल पेपर है उसके बारे में बात कर लेते हैं। पूरे जितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, क्या फॉर्मेट है, क्या ब्लूप्रिंट है, सभी के बारे में। तो साथियों ये आपका जो मॉडल पेपर है उसका प्रश्न पत्र है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल जो आपका पेपर है वो 80 नंबर का होगा। 2 घंटे 45 मिनट का समय आपका रखा गया है। अब आप यहाँ पे देखिए प्रश्नों का जो प्रकार है वो यहाँ पे बताया गया है। आप इसको दोस्तों स्क्रीनशॉट लेके ज़रूर रख ले, क्योंकि यहाँ पे पूरा डिटेल दिया गया है कितना परसेंट जो क्वेश्चन है वो आपको किस चीज़ से पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों अगर मैं सीधी सी बात करूँ तो आपके जो अपठित गद्यांश और पद्यांश होंगे उन वो आपके 10 नंबर के होने वाले हैं। व्यवहारिक जो व्याकरण के प्रश्न होंगे आपके वो आपके 10 नंबर के होंगे। वस्तुनिष्ठ क्षितिज गद्य भाग पद भाग आपके 19 नंबर के होंगे, जिसमें दोस्तों आपको 100% व्याख्या हो गई और पद्यांश वगैरह ये हो गए उनके क्वेश्चन वगैरह। इसके बाद देखिए यहाँ पे कर्तिका के बारे में 100 हो गए, सॉरी 10 नंबर हो गए। रचना निबंध के बारे में 4 हो गए और रचना पत्र 4 और रचना विज्ञापन 4। इस तरह से दोस्तों आपके टोटल 80 नंबर बनते हैं। ये आपका ब्लूप्रिंट है जिसको आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद देखिए अपन पूरा पेपर है वो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2022 के लिए क्लास 10th हिंदी का पेपर है, जो कि आपका टोटल 80 नंबर का है। समय आपको यहाँ पे दिया गया है। तो चलिए अपन डायरेक्ट बात कर लेते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को लेके। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि आप 2022 का जो बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अगर टॉप करना चाहते हैं तो अभी जो आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा लगी थी, पिछले साल परीक्षा नहीं लगी थी और अर्धवार्षिक परीक्षा तो लगी थी शायद ऑनलाइन मोड पे, या फिर 2019 का जो पेपर है, 20 का जो पेपर है वो आप अच्छे से पढ़े और साथ ही साथ जो मॉडल पेपर आ चुके हैं उनको आप अच्छे से निकालें। डेस्क वर्क आप खरीद सकते हैं, उनको भी अच्छे से सोल्व कर ले, ताकि आपका जो प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान जिले में आपका आ जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। और आप लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो लगातार बताते रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका पहला है अपठित गद्यांश आपको दिया गया है। अनुशासन ही वह कुंजी है जिसमें हम जीवन का विकास कर पाते हैं तथा सफलता के अनेक चरण छूते हैं। यदि हम देखते हैं तो समुचित प्रकृति भी एक अनुशासन में बंधी हुई है। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है सूर्य और नित्य प्रति दिशा के में, यानी कि एक प्रकृति है उसका वर्णन है यहाँ पे किया गया है कि प्रकृति में किस तरह की जो घटनाएं हैं वो देखने को मिलती है जो हमारे जीवन को प्रभावित करती है। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो इसका जो शीर्षक है, इसका जो निष्कर्ष है दोस्तों वह क्या है, एक प्रकृति के संदर्भ में जो हमारा अनुशासन है व्यक्तिगत मानव जीवन का, उसके बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है। अब आप इसको पूरा देख लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए। इसकी पीडीएफ फाइल मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वेबसाइट का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करें तो देखो सबसे पहले आपको दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। तो इसी तरह दोस्तों आपका पूरा फॉर्मेट ये का ये रहने वाला है, इसीलिए बोर्ड पहले ही मॉडल पेपर है वो प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे पहला है अनुशासन, दूसरा अनुशासन के प्रकार, अनुशासन का महत्व, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। तो मोस्टली अगर बात करें तो आप विद्यार्थी हैं और विद्यार्थियों के लिए जो अनुशासन अपने जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है उसके बारे में बताया गया है, तो ये इसका आंसर होना चाहिए।
अगला देखिए, अनुशासन के कितने प्रकार होते हैं। अब दोस्तों आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें पूरा दिया गया है कि अनुशासन किस तरह से आप पालन करना चाहिए, किस तरह के कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट लाइन आप यहाँ पे देखेंगे, अनुशासन 2 प्रकार का होता है। ये देखिए, आत्म अनुशासन और ब्रह्मानुशासन। तो सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाता है आपका, ऑप्शन नंबर 2, 2 प्रकार का। व्यक्ति के जीवन का सघन साधना का काल है, ये किसको बोला गया है, बाल्यकाल को, वानप्रस्थ्य को, विद्यार्थी जीवन को, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी दोस्तों आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप इसको पढ़ेंगे पूरा, तो इसको पढ़ने के बाद आपको इसका आंसर इसी में मिल जाएगा कि किस बात के लिए यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और क्या उसका आंसर होने वाला है। तो इसका भी आप देख लीजिए। अनुशासन के जो प्रमाण हैं वह क्या क्या होते हैं। सूर्य का नित्य प्रति एक ही दिशा में उगना, समुद्र में ज्वार भाटा आने पर भी मर्यादित रहना, सूर्य का पृथ्वी का सूर्य के चारों चक्कर लगाना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी घटनाओं के बारे में इस गद्यांश में है वो बात की गई है। तो ये सभी आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्यक्ति के जीवन में किसका गहरा महत्व होता है। प्राकृतिक घटनाओं का दूसरों के अधिकारों के कारण माने जाने का अनुशासन, सीखने की प्रक्रिया या अनुशासन। इसके बाद देखिए, आपको एक अपठित काव्यांश दिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि 5 क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर आपको देना है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आंखों में इसका, छोड़ उसे मंझधार आज संसार कगार सदृश्य वश किसका, लहराते हुए खेत दृगों में हुआ बेदखल, वह अब जिनसे हंसती थी उसके जीवन की हरियाली, जिनके तरन तरन से आंखों में घूमता रहता। तो दोस्तों ये आपको पढ़ना पड़ेगा पूरा, जो आपकी क्लास के जो बुक है उसमें दिया गया है। अब इसके क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपसे पूछा जा रहा है कि उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा। इस काव्य में किसकी पीड़ा का वर्णन किया गया है, तो किसान की पीड़ा का वर्णन किया गया है स्पष्ट रूप से। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे कारकुन का शाब्दिक अर्थ है वह क्या होता है। आंखों का तारा होना का तात्पर्य क्या है, तो आंखों का तारा होने का तात्पर्य होता है अत्यधिक प्रिय होना। अगला देखिए, यहाँ पे काव्यांश में वर्णित पीड़ित वर्ग के आंखों में चमक कब आती है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। माता का अंचल कृति के रचनाकार कौन है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जॉर्ज पंचम की नाक कहानी का उद्देश्य क्या है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिक्त स्थान आपको दिए गए। ये पूरा फॉर्मेट इसी फॉर्मेट में आपका पेपर आएगा, तो आप इसको अच्छे से ज़रूर समझ लें और जितने भी पेपर आपके हैं सारे मॉडल पेपर उनको आप सोल्व ज़रूर कर लें। साथ ही मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें और वीडियो को अपने दोस्तों को भी साथ शेयर ज़रूर कर दें। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप और वेबसाइट को ज्वाइन ज़रूर करें। यहाँ पे साथियों आपसे पूछा जा रहा है, भावात्मक संज्ञा की रचना मुख्य कितने प्रकार से, कितने शब्दों से होती है। सर्वनाम किस प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों सर्वनाम जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं। अब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। निजवाचक होते हैं जो खुद के लिए बोले जाते हैं, ठीक है, निजवाचक हो गए, स्थानवाचक हो गए, व्यक्तिवाचक हो गए, इस तरह से ये होते हैं अलग अलग। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे शब्द जो किसी वस्तु, पदार्थ या जगह की मात्रा, तोल या माप का बोध कराते हैं वे क्या कहलाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हिंदी क्रिया पदों का मूल रूप ही क्या होता है। उपसर्ग शब्द के खालिस्तान कब जुड़ते हैं, तो उपसर्ग और प्रत्यय दो चीज़ होती है दोस्तों, एक उपसर्ग होता है और एक आपका प्रत्यय होता है। उपसर्ग किसी शब्द के पहले जुड़ता है, ठीक है, और प्रत्यय है वो बाद में जुड़ता है। जैसे कि दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पे मान, ये आपका मूल शब्द हो गया। इसके पहले दोस्तों अगर अपन ने जोड़ दिया अभी, ये प्लस अभिमान, तो अभिमान बन गया। तो अभी इसमें क्या हो गया, ये आपका उपसर्ग हो गया, ठीक है। और अगर दोस्तों जैसे कि दूसरा शब्द मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मैंने लिया हार। ये दोस्तों ये हार हो गया, ठीक है। जैसे कि ये शब्द हो गया हार। अब इसके बाद में दोस्तों अगर मैं कुछ भी ऐसा जोड़ता हूँ वर्ड जिससे कि एक नया शब्द का निर्माण होता है अंत में, तो वो क्या होगा आपका प्रत्यय। इसके बाद देखिए, वे प्रत्यय जो धातु अथवा क्रिया के अंत में लगकर नए शब्द की रचना करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दोस्तों वो क्या कहलाते हैं। आपके दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं कृत प्रत्यय और एक होते हैं तद्धित प्रत्यय, ठीक है। कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से आपको आंसर चूज करना है। अब अगला देखिए, निम्नलिखित अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। पहला देखिए, यहाँ पे संधि एवं संयोग में क्या अंतर है। तो दोस्तों संधि से क्या होता है कि किसी नए शब्द का निर्माण होता है, जिसमें दोस्तों आपने पढ़ रखा होगा संधि के 3 प्रकार होते हैं आपकी। एक तो होती है स्वर संधि होती है, एक होती है आपकी व्यंजन संधि और एक होती है विसर्ग संधि,
ठीक है, ये 3 संधियाँ आपकी होती है जिनसे कि आपकी अलग अलग शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, जैसे कि आपकी दीर्घकालीन संधि हो गई, गुण संधि, और आपकी यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि, इस तरह की। तो इनको आपको अच्छे से पढ़ना है और आप इसका आंसर है वो अच्छे से दे पाएंगे। अगला देखिए, समाज शब्द की परिभाषा आपको लिखनी है। अब समाज दोस्तों हिंदी में 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है, जिसमें कि दोस्तों आपका अवयवी समास हो गया। मैं यहाँ पे एक बार मेंशन करता हूँ। फर्स्ट दोस्तों आपका कौन सा हो गया? अवयवी समास, ठीक है, फर्स्ट अवयवी समास हो गया। सेकंड दोस्तों आपका कर्मधारय समास हो गया, सेकंड कर्मधारय हो गया। थर्ड दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे तो आपका तत्पुरुष समास हो गया। 3 हो चुके आपके। उसके बाद देखिए आपका तत्पुरुष समास हो गया। उसके बाद दोस्तों आपका द्वंद्व समास हो गया, एक हो गया द्विगु समास हो गया, और लास्ट का होता है आपका बहुवीर्य समास। ठीक है, ये 6 आपके समास होते हैं, इनको आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अगर मैं ओवरली ऊपर से बात करूँ इनके, तो जो आपका अवयवी समास होता है जिसमें पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, जैसे कि यथाशक्ति, प्रतिदिन, इस तरह के वाक्य इनमें आते हैं, इस तरह के शब्द इनमें आते हैं। दूसरा अगर बात करें यहाँ पे कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में दोस्तों क्या होता है कि किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी नाम की विशेषता यहाँ पे बताई जाती है। जैसे कि हम कैसे बोल सकते हैं कि जो सीता है, सीता सीता का मुख सीता का मुख चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, इसकी उपमा दे रहे हैं, किसको? सीता के मुख की उपमा चंद्रमा से दे रहे हैं, तो इसमें विशेषता बताई जा रही है उसकी। तो ये किस में आएगा? कर्मधारय में आएगा। उसके बाद देखिए आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में साथियों आपके अलग अलग होते हैं जो आपके तो तत्पुरुष समास में साथियों जो आपके कारक होते हैं, आपने संस्कृत में पढ़े होंगे, कर्ता ने कारण को कर्म से, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होने का अर्थ, अधिकरण में पर पे, संबोधन है, अरे हो, ये सभी दोस्तों आपको याद करना है। उस हिसाब से आप इनको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका द्विगु समास हो गया। द्विगु समास में दोस्तों जो आपकी अक्षर होते हैं, गणित के अक्षर होते हैं, गणित के अक्षर होते हैं, जैसे कि चौराहा हो गया, ठीक है, तिराया हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब इसमें आते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोस्तों जैसे कि आप लिखते हैं माता, और ऐसे डैश लगा के आप लिखते हैं पिता, तो ये किस में आता है? द्वंद्व समास में आता है। ठीक है, और जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे 20 शब्द है वो किस में आएगा, और 21 शब्द है वो किस में आएगा, ये सब अलग अलग होते हैं। 21 यानी कि 20 और 1, तो ये द्वंद्व समास में आएगा। बाकी 20 किस में आ जाएगा? द्विगु समास में। इनका आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुवीरी समास में जिसमें अलग ही अर्थ निकलता है, जैसे कि त्रिनेत्र, त्रिनेत्र हो गया आपका, श्री गणेश हो गया, और ऐसे वर्ड जो कि अलग ही जिनका अर्थ निकलता है किसी व्यक्ति को लेके, ठीक है, वो आपके किस में आते हैं? बहुवीरी समास में। आगे देखिए आपके तिल का ताड़ बनाना। तिल का ताड़ बनाने का मुहावरे का अर्थ आपको लिखना है, छोटी सी बात को बड़ा चढ़ाकर करना। ठीक है, यानी कि मास्टर जी, जैसे कि बच्चे स्कूल में बैठे हैं, सपोज आप बात करें, स्टूडेंट आप स्कूल में बैठे हैं और किसी स्टूडेंट ने गलती कर दी और उसकी बात का पतंगड़ बना के बात का तिल का ताड़ बना दिया गया है और पूरी स्कूल में इसको फैला दिया गया है, वायरल कर दिया गया है, इस तरह से। अगला देखिए यहाँ पे, आप भले तो जग भला, लोकोक्ति का अर्थ आपको लिखना है। इसके बाद देखिए, चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते हैं, ये आपका चैप्टर का क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कहानी यह भी, रचना में मनु भंडारी के साथ साथ और उसका किसका व्यक्तित्व उभर कर आया है। अगला देखिए, सुशील वागो से क्या अभिप्राय है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के किस कांड से लिया गया है। तो सारे क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनको आपके पेपर में शामिल किया गया है। इनको आप अच्छे से ज़रूर देखिए, सभी को याद करें। जहाँ तक पॉसिबल है मैं लगभग सारी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह से आंसर देना है। अगर दोस्तों आपको पेपर की लैंग्वेज और पेपर को हल करने का तरीका मालूम पड़ जाए तो आप अच्छे से पेपर को हल कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं भी आता है तो भी आप उसको लिख के आ सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है किस तरह से आप क्या लिखेंगे, तो मैं आपको पूरा पेपर इस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए कैसा लग रहा है सेशन, ताकि मैं लगातार आपको सारे क्वेश्चन पेपर है वो प्रोवाइड कराता रहूँ और आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेक्शन बी आपका यहाँ पे दिया गया है, जिसमें कि कुछ बड़े क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। फर्स्ट देखिए, हवलदार साहब को दूसरी बार देखने पर मूर्ति में क्या अंतर दिखाई दिया, तो ये आपका चैप्टर का क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए यहाँ पे, बाल गोविंद भगत किस प्रकार के व्यक्तियों व्यक्तियों को अधिक स्नेह पात्र मानते थे और क्यों।
नेक्स्ट देखिए, लेखक ने सेकंड क्लास का रेल टिकट लेने का क्या कारण बताया है? लखनवी अंदाज अध्याय के आधार पे आपको इसका आंसर देना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, काशी की क्या विशेषताएं हैं? संस्कृत में आपको बताना है। सूरदास जी उद्वत एवं कमल पत्र में क्या समानता बताई गई है? दोहा नामक छंद के लक्षण लिखिए। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को क्या सीख दे रही है? आपको इसको स्पष्ट करना है। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप खुद भी इसको समझ सकते हैं और आपके वार्षिक परीक्षाओं में भी यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं। अब आप देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको पढ़ लेने हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए आपको मन्नू भंडारी का जीवन व कृतित्व परिचय बताना है। राम वृक्ष बेनपुरी का जीवन करते आप बता सकते हैं। जयशंकर प्रसाद के बारे में बता सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ चुका है। गिरिजा कुमार माथुर का जीवन करते आप बताइए। इसके बाद देखिए सेक्शन सी जो आपका आता है, इसमें आपको एक पठित गद्यांश है वो दिया गया है। यानी पठित गद्यांश का मतलब हो गया जो आपकी बुक से लिया गया है, जो आपने पढ़ कर रखा है। जैसे कि काशी में संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा है। तो ये जो पार्ट था आपका, ये जो चैप्टर था उसमें से लिया गया है, इसको आपको पढ़ना है और इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। यानी कि दोस्तों जो व्याख्या करने वाला आपका गद्यांश या पद्यांश आएगा वो आपकी किताब से लिया जाएगा, उसी में से आपको पढ़ना है। और जो अपठित आएगा उसमें से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये देखिए दोस्तों, आपका निम्नलिखित पठित गद्यांश आपको दिया गया है। पद्यांश, कहू लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विविध संसारा, माता पिता ही उरीन भय ने की, गुरु रीनु रहा सोचू बड़ जी के। तो दोस्तों ये आपको पढ़ना है पूरा और इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। सप्रसंग व्याख्या में आपको सबसे पहले तो इसका बताना होता है किस कविता से लिया गया है, कौन से कवि का बारे में है और क्या इसमें कहा गया है, फिर इसका शीर्षक क्या है, ठीक है, इसका जो कॉन्क्लूजन निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, उपसंहार क्या होती है, कौन से छंद प्रयोग किए गए हैं, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें लिखनी पड़ेगी। तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे 3 में से 3 नंबर इसमें आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अथवा में दिए गए हैं, मतलब 2 दिए गए हैं, दोनों से आप कोई सा भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और है जो आपकी किताब से लिए गए हैं, इनका आंसर आपको देना पड़ेगा। इसके बाद चलता हूँ मैं सेक्शन डी की ओर। सेक्शन डी में आपको एक निबंध है वो लिखना पड़ेगा। यहाँ पे दिए गए हैं निम्नलिखित विषय में से किसी एक पर आपको 300 से 350 शब्दों में एक निबंध लिखना पड़ेगा। यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक है? राष्ट्रीय एकता, इसकी अब दोस्तों आपको प्रस्तावना लिखेंगे। राष्ट्र के लिए एकता का आवश्यक क्या है, तो इन्हीं पॉइंटों को आपको इंक्लूड करना है और उसके आधार पे आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। यहाँ पे 2-3 दिए गए हैं, किसी एक पे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। दूसरा आपका पर्यावरण के बारे में हो गया, तीसरा आपका सड़क सुरक्षा के बारे में हो गया और चौथा है दोस्तों आपकी मातृभाषा के बारे में हो गया शायद, ठीक है, हाँ, मातृभाषा का उसका वर्णन करना है। अगला देखिए यहाँ पे आपको एक पत्र लेखन भी आना चाहिए, ईमेल राइटिंग भी आनी चाहिए। इसके लिए दोस्तों आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको अलग से किस तरह आप पत्र लिखते हैं, क्या क्या उसमें होना चाहिए, साथ ही ईमेल है वो किस तरह से लिखा जाता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको अलग से बता दूंगा। अगर आपके कमेंट आते हैं, लगभग 50 कमेंट आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे अगला है, यहाँ पे 22 नंबर का, आपका नाम गौरव है, आप अपने विद्यालय की क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। विद्यालय से अधिक खेल सामग्री मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र है वो आपको लिखना है। यानी कि आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है, आपको एप्लीकेशन लिखना है। अब ये दोस्तों आपको सिंपल भाषा में लिख देना अपनी, या फिर यहाँ पे एक और दिया गया है, ये भी आप कर सकते हैं। यानी कि आपको एक पत्र लिखना है अपने छोटे भाई को कोरोना वायरस के बचाव के लिए। अगला देखिए 23 नंबर का है, आपका मित्र फूल से बनी वस्तुएं, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है, उसकी सहायता के लिए एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। यहाँ पे 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई सा भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरा पेपर आपका हिंदी का हो चुका है और आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर इंग्लिश का पेपर है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, पूरा कौन कौन से क्वेश्चन है, किस तरह से आप उनको हल करेंगे और लगभग क्वेश्चनों को मैं सोल्व करके भी आपको बता दूंगा। तो फिलहाल हमने बात की है कि 10th क्लास के लिए जो हिंदी का पेपर है वो किस तरह का पेपर आपका आने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन होंगे और आपको किस तरह से उनको हल करना होगा। पूरा यहाँ पे मैंने पूरा पेपर का जो विवरण है वो मैंने आपको दे दिया है, स्पष्ट कर दिया है, आपको एक्सप्लेन कर दिया किस तरह से आप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। बाकी आप हमारे फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और हमारी वेबसाइट को ज़रूर ज्वाइन करें, ताकि आपको सभी पेपर की PDF फाइल, मॉडल पेपर या रियल पेपर भी अगर प्रोवाइड होता है हमें तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपके एग्ज़ाम में बहुत अच्छे नंबर आ जाए। मिलते हैं फिर एक और नए पेपर के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।